Good morning, students. In our last class, we have seen that what do we mean by force. Then also we have discussed कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? फोर्स के कारण। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करना है, उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है या उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? दैट थिंग वी हैव already seen. Right now we are going to start with our next topic that is, before this we will read here the four lines that are given to us in this block. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. Right? जैसा कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा था कि किसी बॉक्स पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जो उन पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका नेट रिजल्ट कितना आ रहा है उस पर, राइट? अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो जो फोर्सेस हैं वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो वो जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now we are going to start with our next topic, that is that force can change the state of motion. जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टेबल है, उसके पहले हम ये समझें कि स्टेट ऑफ मोशंस होती क्या क्या हैं, राइट? सो बेसिकली सबसे पहली होती है स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बेंच है, उस बेंच के ऊपर अगर एक बुक रखी हुई है और हम बाहर से उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, राइट? तो वो जो बुक है उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा. इट विल रिमेन ऑन दैट इन इट्स पोजीशन ओनली. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ रेस्ट. क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है. नाउ लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इसके अलावा एक होती है स्टेट ऑफ मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बाइसिकल चल रही है, एक बाइक चल रही है, कार चल रही है, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है, राइट? तो जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ साथ तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. तो हमने देख लिया स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. Now let us now find out what happens when a force act on an object. अब हम देखेंगे कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी. बट बिफोर दैट, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू. दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाय योर ओन. ओके, नाउ you might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, और वैसी ही सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है. सपोज़ अगर हम पेनल्टी किक मारें, फुटबॉल सभी खेलते होंगे, तो आपको पता है जब कोई प्लेयर पेनल्टी किक लेता है तो वो बॉल पर एक फोर्स अप्लाई करता है, राइट? ताकि जो बॉल है वो गोल में जाए. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट. जब प्लेयर ने बॉल को हिट नहीं किया है तब जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में होती है. एंड सो इज इट्स स्पीड इज़ ज़ीरो. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसकी वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़ीरो, राइट? जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो होगी. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड द गोल. जो फोर्स होता है उसके कारण जो बॉल है वो गोल की तरफ जाती है. जैसे ही प्लेयर ने बॉल को किक किया तो जो बॉल है वो गोल की तरफ जाएगी. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल.
नाउ हम ये मान लेते हैं कि गोलकीपर ने डाइव मारी या जंप किया गोल को रोकने के लिए। ऑब्वियसली बात है, जो गोलकीपर है वो बॉल को रोकने की कोशिश करता है, उसके लिए वो बॉल पे डाइव मारता है या जंप करता है। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो एक मूविंग बॉल पर एक फोर्स अप्लाई कर सके, ताकि जब वो एक मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉल जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, राइट? मतलब वो स्टॉप हो जाएगी। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। और उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो बॉल को या तो डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, या फिर उसको रेस्ट में ले आएगा, राइट? तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि बॉल या तो रेस्ट में आ जाए या फिर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, जिससे कि वो गोल जो है उसको वो रोक पाए। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू ज़ीरो। अगर वो बॉल को स्टॉप करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जब बॉल स्टॉप हो जाएगी इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। और यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। इफ़ द मैन अप्लाइड if the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉल है, वो बॉल लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है? आपने उसको किक कर दिया, तो जब आपने उसको किक किया उसी डायरेक्शन में, तो बॉल की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम उस पर इसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा देंगे तो उस फोर्स के कारण क्या होगा? उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in the decrease in the speed of the object। लेकिन अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फॉर एग्जांपल बॉल ही है इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दिया, तो जब मैंने अपोजिट डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगा दिया तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो बॉल है वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर पाएगी, उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विथ वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट। आपने देखा होगा या आपने खुद भी किया होगा, जब हम स्टिक की हेल्प से टायर्स को घुमाते हैं। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ पुश्ड। और उसमें जब हम टायर को एक स्टिक की हेल्प से पुश करते हैं तो जो टायर है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि वो टायर ऑलरेडी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और जब आप उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये जो व्हील है वो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा है और ये जो बॉय है वो उस टायर को इसी डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण इस टायर की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अब वो फास्टर मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। नाउ पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब पहेली एक क्वेश्चन करती है कि क्या फोर्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की स्पीड में ही चेंज कर सकता है? सो द आंसर इज़, वो उसकी स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, राइट? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उसकी स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट। फॉर दिस वन एक्टिविटी इज़ गिवन टू यू दैट यू हैव टू रीड बाय योर ओन, राइट? दिस एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाय योर ओन। नाउ लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। अगर हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझें, इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। वॉलीबॉल में क्या होता है,
जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को अपने टीममेट्स की तरफ मूव करते हैं, राइट, अपनी टीममेट्स की तरफ पुश करते हैं ताकि जो वॉलीबॉल है वो उनके टीममेट्स की तरफ जाए, जिससे कि वो विनिंग मूव कर सकें, राइट, जिससे कि वो जीत सकें. समटाइम्स द बॉल इज़ रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. कभी कभी क्या होता है कि जो बॉल है वो वापस उन्हीं की तरफ आ जाती है, क्योंकि जो नेट लगी होती है उस नेट में से पुश होकर या स्मैश होकर जो बॉल है वो वापस उन्हीं की तरफ आ जाती है. इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. क्रिकेट में क्या होता है कि जो बैट्समैन है वो ऑब्वियसली बैट की हेल्प से बॉल को हिट करता है. मतलब वो क्या कर रहा है, बैट की हेल्प से बॉल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉल इन दीज केसेस. क्या इन दोनों केसेस में बॉल की डायरेक्शन में चेंज हुआ है? सो येस, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो द आंसर इज ऑब्वियसली यस. इन दोनों ही केसेस में बॉल की स्पीड तो चेंज हुई, बट स्पीड चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ. इसका मतलब जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट का ना सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, बल्कि उसकी पोजीशन को भी चेंज करता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज करता है, राइट. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड. क्या आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? सो अगर हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स समझें, सो that you have to think by your own. Now, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as the change in its state of motion. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना, उसकी डायरेक्शन में चेंज होना या दोनों ही चीज़ों में चेंज होना, इस चीज़ को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इज़ डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मतलब जब उसकी स्टेट में चेंज होता है. बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक है जो कि टेबल पर रखी हुई है, उस टेबल पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव करने लग जाएगी, राइट. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फोर्स की हेल्प से उस बुक को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया. और अगर हम समझें, एक कार है जो मूव कर रही है, अगर आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो जो कार है वो रुक जाएगी. इसका मतलब आपने एक मूविंग कार को, स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट. सो बेसिकली हम फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर हम उसकी स्पीड को या उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, आइदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. इसका मतलब जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंजेस ला सकता है, या उसको वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है. बुक वाला एग्जांपल रेस्ट से मोशन का हो गया. एक मूविंग कार में ब्रेक्स अप्लाई किए तो वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगी. States of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. State of motion को हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. The state of rest is considered to be the state of zero speed. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में होने का मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो है. An object may be at rest or in motion. Both are its state of motion. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या एक मोशन में है, दोनों ही केसेस में वो स्टेट ऑफ मोशन में ही कहलाते हैं. ओके, सो वेदर इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन. सेकेंड, जो रेस्ट वाली कंडीशन है वो स्टेट ऑफ मोशन की वो केस हो जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो ज़ीरो है, राइट. Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? इसका मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूँगा
तो क्या हमेशा उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी? मतलब वो रेस्ट में है तो वो क्या हमेशा मोशन में आ जाएगा, या अगर मोशन में है तो क्या हमेशा वो रेस्ट में आ जाएगा? तो लेट अस फाइंड आउट, लेट अस सी दैट it is a common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत बार जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर एक दीवार है, एक वॉल, अगर आप एक वॉल पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो अपने हाथों से, वो वॉल मूव करने लग जाएगी क्या? नहीं, वो रेस्ट में है और आपके फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो रेस्ट में ही रहेगी, राइट। या फॉर एग्जांपल, एक हैवी बॉक्स है, मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। एक बहुत हैवी बॉक्स है, उस पर आप कितना भी फोर्स लगा दो वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। सो अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। एंड सेम चीज़ जो वॉल वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, तो इन दोनों ही केसेस में आपने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट जो है, ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट हमेशा चेंज हो ही सही। ऐसा पॉसिबल है कि उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ज़रूर कर सकता है लेकिन हमेशा करेगा ही, ये चीज़ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और आप उस पर कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा उस केस में, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कितना मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो सके आपके रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अनुसार। What do you conclude from the observations noted in table 11.2? That table you have to fill by your own. What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? एक बलून है, अगर आप उसको अपने पाम्स में, अपनी हथेली के बीच में उसको प्रेस करोगे, सो what happened to the shape of the balloon of the dough when it is rolled to make a चपाती? या जब हम चपाती का आटा होता है तो जब हम उस आटे से रोटी बनाते हैं तो हम किस तरीके से दोनों पाम्स के बीच में हम उस बॉल को हम किस तरीके से उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं चपाती बनाने के लिए। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को चपाती बनाते हुए। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? अगर एक रबड़ की बॉल है जो कि टेबल पे रखी हुई है, अगर हम उसको प्रेस करें तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा? इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। इन तीनों ही केसेस में आपने देखा कि जब हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। चाहे वो बलून हो, अगर हम बलून्स को पाम की हेल्प से कंप्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा। सिमिलरली जब आप डो से चपाती बना रहे हो तो भी उसका शेप चेंज होगा। ऑल्सो जब हम रबर बॉल को प्रेस करते हैं तो भी उसका जो शेप है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज होता है उस पर फोर्स अप्लाई करने के कारण, राइट। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबोव एक्टिविटीज़ यू वुड हैव रियलाइज्ड अ फोर्स। जब आपने ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की तो आपको एक चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी। एंड व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू हैव रियलाइज्ड? इट इज़ may make an object move from rest। सो आपने क्या कंक्लूड किया? सबसे पहले जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो फोर्स अप्लाई करने से वो मोशन में आ जाएगा। इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग स्टेट में था तो हम फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इसके कारण, फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज हो जाता है, राइट। अगर हम एक बाइसिकल चला रहे हैं और हमने हैंडल को मूव कर दिया, तो जब आपने हैंडल को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया है तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी बाइसिकल का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने से हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इट मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो भी चेंज हो सकता है। ऑल्सो इट मे कॉज सम, बलून वाला केस जो अभी हमने देखा था, इट मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स। और फोर्स के कारण ये सारे इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जो फोर्स है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। नाउ यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, दैट टेबल यू हैव टू रीड बाय योर ओन एंड आप उसको फिल करेंगे। नाउ वाइल अ फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force। हालांकि फोर्स इनमें से कुछ चीज़ें कर सकता है या हो सकता है सारी चीज़ें कर रहा हो, बट जितने भी एक्शंस आपको यहाँ ऊपर टेबल में दिए हैं वो सारे एक्शंस पॉसिबल नहीं हैं अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करो। मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो इनमें से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेबल में दी हुई हैं, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट without the action of force, thus an object cannot move by itself। एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद की हेल्प, मतलब खुद से मूव नहीं कर सकता है, राइट। उसको मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उस पर एक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ। वो अपनी स्पीड खुद से चेंज नहीं कर सकता है, उसको अपनी स्पीड चेंज करने के लिए बाहर से एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। वो अपना डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं कर सकता है, अपना शेप भी खुद से चेंज नहीं कर सकता है, राइट। इन सारी चीज़ों के लिए उस ऑब्जेक्ट को एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसमें इस तरह के कोई भी चेंजेस देखना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फोर्स हम देखना चाहते हैं तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि हम उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? कॉन्टैक्ट बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा है, जब कोई चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, दैट इसका एग्जांपल से समझते हैं। मस्कुलर फोर्स, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी बुक को पुश या पुल कर सकते हो बिना उसको टच किए? एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको उस बुक को या तो पुश करना है या पुल करना है, तो क्या हम उसको बिना टच किए उसको पुश या पुल कर सकते हैं? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप वाटर की एक बकेट उठा सकते हो बिना उस बकेट को टच किए? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ टच में हो। अगर आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ टच में ही नहीं है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली उस बुक को टच करना है या किसी ऑब्जेक्ट को टच करना है। आप उसको एक रस्सी से बांध दो और उस रस्सी की हेल्प से आप खींच सकते हो, एक स्टिक की हेल्प से भी आप खींच सकते हो। मतलब चाहे डायरेक्टली आप उसको टच करो या ना करो, बट इनडायरेक्टली आपका उसके साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from?
जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, चाहे वो एक स्कूल बैग हो या अगर हम एक बकेट ऑफ वाटर है, जब हम उसको लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उसमें एक फोर्स लगता है, राइट। ऑब्वियसली बात है कि उसमें एक फोर्स लगता है। तो ये फोर्स आता कहाँ से है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। ये जो फोर्स है वो कहाँ से लग रहा है? हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, वो मसल्स इस तरह के एक्शंस को करवा रहे हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। और इस तरह का फोर्स जो कि मसल्स के कारण प्रोड्यूस होता है, मसल्स के कारण अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। नाउ यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है मस्कुलर फोर्स के बारे में। दैट थिंग वी आर गोइंग टू रीड हियर। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बैंडिंग ऑफ आवर बॉडी। ये मस्कुलर फोर्स ही है जिसके कारण हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी का मूवमेंट हो, हमारा खुद का चलना फिरना हो, या हमारी बॉडी को बैंड करना हो। In class 7th you have learned that in the process of digestion the food get pushed toward the alimentary canal। आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, कि हम हमारे फूड को फूड पाइप के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल तक भेजते हैं, राइट। गेट्स पुश थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पुश किया जाता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये एक तरह का मस्कुलर फोर्स है जिसके कारण जो पुश है, जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल तक गया, जो हम खाना खा रहे हैं वो एक पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है, राइट। उस पाइप को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या यहाँ पे भी एक मस्कुलर फोर्स लगा है? यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल और एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। आपको पता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस समय हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो जो हमारे लंग्स हैं वो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं, राइट। ये चीज़ भी आपने पढ़ी, आपको पता है। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? और अगर ये मसल्स के थ्रू होता है तो वो कौन से मसल्स हैं, वो कहाँ पर हैं वो मसल्स जिनके कारण ये एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन अवर बॉडी? क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिनके कारण, जो मसल्स के कारण हमारी बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद से और सोचने हैं, राइट। सो बेसिकली मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के मसल्स के कारण लगने वाला जो फोर्स है उसको बोला जाता है, और उसके कारण हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ की बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी का मूवमेंट हो या हमारा कोई भी एक्सटर्नल वर्क हो या हमारी बॉडी को बैंड करना हो। इस तरह का कोई भी वर्क अगर है तो वो मस्कुलर फोर्स के कारण ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस, ओके। सो थैंक यू।